आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु और केरल सरकार द्वारा राज्यपालों पर विधेयकों को मंजूरी देने में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते दोनों राज्य की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब आज सोमवार 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु और केरल सरकार की अलग अलग याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल दोनों राज्यपालों पर आरोप है कि जो विधेयक विधानसभा से पारित हो चुके हैं, उन्हें मंजूरी देने में राज्यपाल बिना किसी वैध कारण के देरी कर रहे हैं। बता दें कि मामले पर हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया था और साथ ही राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र से भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए इस मुद्दे को सुलझाने में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहायता मांगी। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रिट याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं वे गंभीर चिंता का विषय हैं। बेंच ने कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत गृह मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर रही है। इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास भेजे गए लगभग 12 विधेयकों को मंजूरी नहीं दी गई है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को 600 से अधिक पन्नों की एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने का अनुरोध किया, लेकिन एलजी सक्सेना ने दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने से मना कर दिया है। एलजी ने दिल्ली सरकार को भेजी गई फाइल में कहा है कि यह रिपोर्ट मौजूदा जांच को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट की कुछ बातें मीडिया में लीक हो गई हैं और ऐसा लगता है कि मीडिया ट्रायल शुरू करना और इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाना एक लक्ष्य है। आपको बता दें कि इस मामले में 857 करोड़ रुपए से अधिक का अनुचित लाभ लिया गया और साथ ही 19 एकड़ भूमि को द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 2018 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किया गया था। अब इसी मामले में दिल्ली सरकार द्वारा मुख्य सचिव नरेश कुमार पर आरोप लगाया गया है और एलजी को भेजी गई रिपोर्ट में उनके निलंबन की मांग की गई है। उत्तरकाशी टनल हादसे को 9 दिन का समय बीत चुका है और अभी भी 41 मजदूर सुरंग में ही फंसे हुए हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन बचाव टीम के हाथों अभी तक कोई सफलता नहीं लगी। बता दें कि मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पीएमओ के अधिकारियों की एक टीम और साइट पर विशेषज्ञ 5 अलग अलग योजनाओं पर एक साथ काम कर रहे हैं। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ इस बात पर सहमत थे कि सिर्फ एक योजना पर काम करने की बजाय हमें फंसे हुए श्रमिकों तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए 5 योजनाओं पर एक साथ काम करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 5 योजनाओं पर काम करने के लिए 5 अलग अलग एजेंसियां तय की गई हैं। उन 5 एजेंसियों में तेल और प्राकृतिक गैस निगम, सतलुज जल विद्युत निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहा है। वहीं सीमा सड़क संगठन द्वारा केवल एक दिन में एक अप्रोच रोड का निर्माण पूरा करने के बाद रेल विकास निगम लिमिटेड ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक और वर्टिकल पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने बरकोट छोर से वर्टिकल ड्रिलिंग का शुरुआती काम शुरू कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड सिलक्यारा छोर से ड्रिलिंग जारी रखेगी और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बड़कोट से माइक्रो टनलिंग का काम करेगी, जिसके लिए भारी मशीनरी पहले ही जुटाई जा चुकी है। आपको बता दें कि ड्रिलिंग के लिए लाई गई अमेरिकी ऑगर मशीन में खराबी आने के बाद बचाव कार्य शुक्रवार दोपहर को रोक दिया गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि 50 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर शुरू हो चुका है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हरा दिया है। भारत की इस हार को लेकर खिलाड़ियों के साथ साथ क्रिकेट फैंस की आंखें भी नम हैं। हालांकि देश इस समय भी भारतीय टीम की हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि डियर टीम इंडिया, वर्ल्ड कप के दौरान आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। आपने बहुत अच्छे जज्बे के साथ खेला और देश को बहुत गौरव दिलाया। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि टीम ऑस्ट्रेलिया को बधाई और भारत ने अच्छा खेला और दिल जीत लिया। आपकी प्रतिभा और खिलाड़ी भावना खेल में दिखी। पूरे वर्ल्ड कप में आपके उल्लेखनीय प्रदर्शन पर हर भारतीय को गर्व है। हम सदैव आपका उत्साहवर्धन करेंगे और आपकी उपलब्धियों को संजोकर रखेंगे।
इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, जीते या हारे हम आपसे प्यार करते हैं और हम अगला वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। वर्ल्ड कप में शानदार जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को बधाई। यमन के हूती विद्रोहियों ने तुर्की से भारत जा रहे एक मालवाहक जहाज को लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। इस बात की जानकारी इस्राएली रक्षा बल IDF द्वारा एक्स पर दी गई। मामले की पुष्टि करते हुए IDF ने लिखा कि दक्षिणी लाल सागर में यमन के पास हूतियों द्वारा एक मालवाहक जहाज का अपहरण दुनिया के लिए एक बहुत गंभीर घटना है। जहाज भारत जाने के लिए तुर्की से रवाना हुआ था। उनमें विभिन्न देशों के नागरिक कार्यरत हैं। उसमें कोई इजरायली शामिल नहीं है। IDF ने लिखा कि वह इजरायली जहाज नहीं है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहामन फ्लैग जहाज एक ब्रिटिश कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है और उसका स्वामित्व आंशिक रूप से इजरायली टाइकून अब्राहम उंगर के पास है। जहाज को एक जापानी कंपनी को लीज पर दिया गया है। लाल सागर से हाईजैक किए गए मालवाहक जहाज पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्राएली प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से एक्स पर लिखा गया है कि इस्राएल एक अंतर्राष्ट्रीय जहाज के खिलाफ ईरानी हमले की कड़ी निंदा करता है। यह जहाज एक ब्रिटिश कंपनी के स्वामित्व में है और एक जापानी फर्म द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसको यमनाइट हूती मिलिशिया ने ईरान के मार्गदर्शन में हाईजैक कर लिया। इस्राएली PMO ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि जहाज पर यूक्रेनी, बल्गेरियाई, फिलिपीनी और मैक्सिकन सहित विभिन्न राष्ट्रीयताओं वाले 25 चालक दल के सदस्य हैं। आगे लिखा गया है कि जहाज पर कोई इस्राएली नहीं है। समाचार एजेंसी AFP ने एक हूती अधिकारी के हवाले से कहा कि हम एक इस्राएली मालवाहक जहाज को यमनी तट पर ले गए। AFP की रिपोर्ट के अनुसार तटीय शहर होदेइदा में एक सूत्र ने कहा कि जहाज को बंदरगाह शहर सालिफ में ले जाया गया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद विद्रोहियों के अल मसीरा TV पर प्रसारित हूती सैन्य बयान में कहा गया था कि यमनी सशस्त्र बल पुष्टि करते हैं कि जब तक इस्राएली आक्रामकता बंद नहीं हो जाती तब तक वे मिसाइलों और ड्रोन के साथ असरकारी हमले करना जारी रखेंगे। इसराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच इसराइल ने एक बार फिर गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को लेकर दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि इसराइल अल शिफा अस्पताल पर कार्रवाई कर रहा है। उसका दावा है कि हमास इस अस्पताल को ही कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था और उसने बंधकों को भी यहाँ रखा हुआ था। वहीं अब एक बार फिर इस्राएली सेना ने अल शिफा अस्पताल को लेकर बड़ा दावा करते हुए एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि IDF और ISA बलों ने एक खुफिया आधारित ऑपरेशन के दौरान अल शिफा अस्पताल परिसर के 10 मीटर नीचे एक महत्वपूर्ण 55 मीटर लंबी आतंकवादी सुरंग का खुलासा किया। सुरंग के प्रवेश द्वार में विभिन्न रक्षा तंत्र शामिल हैं, जैसे विस्फोट प्रूफ दरवाजा और फायरिंग होल। आगे लिखा गया है कि यहाँ और भी सबूत हैं। वहीं हमास ने इस बात से इनकार किया है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक मुनीर एल बार्श ने सुरंग पर इस्राएली सेना के बयान को झूठा करार देते हुए कहा कि वे 8 दिनों से अस्पताल में हैं और वहां ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार 20 नवंबर को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहले संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक। अदालत ने कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। वहीं इसके बाद आप सांसद ने 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब आज सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।